Hello everyone, we are reading the chapter number 2 of economics for class 10th, the sectors of Indian economy. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने अभी तक रीड किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उनका कंपैरिजन क्या है, कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एंगेज्ड हैं या प्रोडक्शन किस सेक्टर की सबसे ज़्यादा है वो हमने देखा था। उसके बाद हमने ये फाइंड आउट किया था कि कैसे एग्रीकल्चर और या फिर हम कहें कि प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग एंगेज्ड हैं बट उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है और वहाँ पर क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयड लोग हैं बहुत सारे, जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है वो जो है अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको हिडन अनएम्प्लॉयड बोला गया है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज रीड करेंगे वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस पार्ट में रीड करेंगे। तो लेट्स रीड। From the above discussion, we can see that there continues to be considerable unemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. तो above discussion जो हमने पिछले पार्ट में की थी उससे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में, यानी जितने लोगों को नहीं लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। इन वट वेज़ कैन वन इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। तो कुछ एक एग्जांपल्स हम देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। तो अगर थोड़ी सी मनी जो है लक्ष्मी अपने प्लॉट ऑफ लैंड पर लगा दे तो उसको ज़्यादा अर्निंग होगी उससे। कैसे? द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर मनी और बैंक कैन प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। अब लैंड इरीगेशन की प्रॉब्लम थी लक्ष्मी के आगे कि वहाँ पे इरीगेशन का कोई भी साधन उसके पास नहीं था। अगर वो गवर्नमेंट से लोन लेकर वहाँ पर वेल की सुविधा बना ले या कोई भी कुआं खुदवा ले जिससे कि वो इरीगेट कर पाए अपनी लैंड को, तो उससे उसकी फसल भी अच्छी होगी और वो एक फसल की बजाय 2 फसल उठा सकेगी अपने खेत में से। लक्ष्मी विल देन एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। तो वो रबी सीजन के दौरान जो है वीट भी उगा सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 people for 50 days. Application and harvesting. So 2 more member of family can be employed in her land on land. तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 फसलें उगेंगी ऑब्वियसली काम ज़्यादा होगा और उसके फैमिली के 2 और मेंबर्स को काम मिल जाएगा। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड द कैनल्स आर डग टू इरीगेट मैनी सच फार्म्स। अगर आप सपोज़ करो कि अगर और भी ज़्यादा हम डैम्स जो हैं वो बनाते हैं या फिर हम कैनल्स बनाते हैं, किस लिए? ताकि ऐसे और ज़्यादा फील्ड्स को और ज़्यादा जो प्लॉट ऑफ लैंड हो हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके। तो उससे क्या होगा? दिस कुड बी लेड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ। तो इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। लोग जो हैं अगर अपनी लैंड को अच्छे से इरीगेट कर पाएंगे तो बहुत सारा उसमें हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फसलें होंगी तो डेफ़िनेटली उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमें मेंबर्स चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो इन सब ट्रेड में भी बहुत सारे लोग इंक्लूड होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इंक्लूड हो सकते हैं अगर हम फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दें और जो डैम बनाएंगे या जो कैनाल्स बनाएंगे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इससे। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some of these. For this, they may be required to transport their products to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads to that mini truck reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो वही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि अगर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दी जाएँ तो इनकी क्रॉप में क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और उससे ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और जो है एक्टिविटीज़ लोगों की बढ़ जाएंगी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी।
This activity can provide productive employment to not just farmer but also the such as those in service like transport और trade. तो सिर्फ फार्मर्स को ही काम ज़्यादा नहीं मिलेगा बल्कि जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में लोग लगेंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. Lakshmi's need is not confined to the water alone to cultivate the land. She also needs seeds, fertilizer, agriculture equipments, and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these. अब लक्ष्मी की जो ज़रूरत थी वो सिर्फ इरिगेशन तक सीमित नहीं थी बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको चाहिए थी. उसको अच्छी किस्म के बीज चाहिए थे, फर्टिलाइज़र्स चाहिए थे, एग्रीकल्चर के दूसरे इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं उसके पास. तो शी कैन अफोर्ड मैनी ऑफ दीज. क्योंकि वो पुअर है, शी कैन नॉट अफोर्ड, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकती. सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स टू पे हाई rate of interest. If the local bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. अगर कोई ऐसा मनी लेंडर हो जो उसको टाइम पर चीज़ें प्रोवाइड करवा सके तो वो ये सारी चीज़ें खरीद सकती हैं. यानी कोई उसको मनी उधार दे दे और जब उसकी फसल आए तो वो उसको वापस कर दे. तो इस तरह से कोई सिस्टम चले तो वो जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन जो है ले पाएगी अपने प्लॉट ऑफ लैंड से. She will be able to buy all these in time and cultivate her land. And this means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. तो हमें सिर्फ पानी ही नहीं देना है किसानों को बल्कि उन्हें लोन्स भी प्रोवाइड करवाने हैं सस्ते दामों पर ताकि वो इक्विपमेंट्स खरीद सकें. We will look at some of these needs in chapter 3 money and credit. तो हम money and credit में इस बारे में पढ़ेंगे. Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural area where a large number of people may be employed. For instance, supposed many farmers decide to grow अरहर and चिकपिया, पल्स क्रॉप है. ये सारे ये दो जो हैं दालों के नाम हैं जो कि फार्मर्स उगाते हैं. सेटिंग अप टू दाल मिल प्रोक्योर एंड प्रोसेस एंड सेल दीज इन सिटी इज़ वन सच एग्जाम्पल. तो अगर वो दाल को उगाते भी हैं, अगर उनको प्रोसेस भी करते हैं और उनको स्टोर भी करते हैं तो उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगी. ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स. अगर कोई कोल्ड स्टोरेज भी हो उनके आसपास तो फार्मर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कर सकते हैं लाइक पोटैटोज़ एंड अनियंस एंड सेल देम व्हेन द प्राइस इज़ गुड. और वो तब तक उनको स्टोर कर सकते हैं जब तक कि दाम अच्छे नहीं मिल जाते उन्हें अपनी फ़सल के, और जैसे ही उनको दाम अच्छे मिलते हैं तो वो अपनी फ़सल बेच सकते हैं अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है तो. In villages near forest area, we can start honey collection centers where farmer can come and sell wild honey. तो हम विलेज के फॉरेस्ट एरिया में हम हनी सेंटर्स खोल सकते हैं जिसमें कि लोग आएँ और अपना जो भी उन्होंने हनी इकट्ठा किया है वो जमा करा सकें. It is also possible to set up industries that process vegetable and agricultural products produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside market. तो और भी हम चीज़ें कर सकते हैं. प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं जो कि वेजिटेबल को या किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को प्रोसेस करके आगे सेल करें. This will provide employment in industries located in the semi-rural area and not necessarily in large urban sector. तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी उसमें प्रोसेस हो रहा है और उससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी. Do you know that in India about 60% of the population belongs to age group of 5 to 29. हमारी जो population है इंडिया में 60% जो लोग हैं वो 5 से लेकर 29 ईयर्स तक के बीच हैं. आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. लेकिन इस एज ग्रुप में सिर्फ 51% ही ऐसे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं. द रेस्ट आर नॉट. दे मे बी एट होम और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर. तो उनमें से हो सकता है कि कुछ जो हैं घर पे ही हों और कुछ जो हैं चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हों.
If these children are to attend schools, what will require more buildings? We will require more buildings, more teachers and other staff. A study conducted by the erstwhile Planning Commission estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. तो अगर ये सारे बच्चे स्कूल जाएं, अगर हम एश्योर करें कि सभी जो हैं बच्चे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो उससे टीचर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट आएगी और अदर स्टाफ मेंबर्स या जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें मिलेंगी, वो सभी क्रिएट होंगी। और एक एस्टीमेट लगाया गया है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि 20 लाख के करीब जो हैं जॉब क्रिएट हो सकती हैं अगर हम एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा और इम्प्रूव करें तो। इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स। तो इसी तरह से अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ देखें तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है तो हमें हेल्थ का स्टाफ चाहिए, दूसरे चीज़ें चाहिए, नर्सेस चाहिए या हमें इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए, तो उस सभी से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। देयर आर सम वेज़ बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड and we would be able to address the important aspect of development talked about in chapter 1। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज़ होनी है, जो कि क्रिएट कर सकती हैं जॉब को, और हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा था। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। It could be tourism or regional craft industry or new services like IT. Some of these would require proper planning and support from the government। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हर रीजन में कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसी पोटेंशियल होती है कि वहाँ की जो इनकम है, वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और टूरिज़म हो सकता है वो ज़रिया, या फिर कोई क्राफ्ट इंडस्ट्री हो सकती है, आईटी इंडस्ट्री हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ दैट प्लेस, और वहाँ पर किस तरह के हमें वर्कर मिलते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by Planning Commission says that the tourism as a sector is improved every year. We can give additional employment to more than 35 lakh people। तो इन्हीं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमने ये देखा है कि हम हर साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं टूरिज़म सेक्टर में। We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measure recognize this। The central government in India made a law implementing the right to work। तो हमें हमारा जो कानून है वो भी हमें रिकग्नाइज़ कर रहा है सेंट्रल लेवल पर, और कुछ एक ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं राइट टू वर्क में। राइट टू वर्क उनको नाम दिया गया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट में ये लॉ जो है वो लागू किया गया है। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसको मनरेगा बोला जाता है। 2005 में आया था मनरेगा। दोबारा से मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी ये हर किसी को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने का कानून है, और ये 2005 में आया था। अंडर मनरेगा ऑल दोज हु आर एबल एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जो भी ज़रूरत में हैं या जो काम करना चाहते हैं वाकई में, तो इस प्रोग्राम के तहत उनको पूरे साल के 100 दिन, पूरे साल में यानी 100 days उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है गवर्नमेंट। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अगर लोग जो हैं उन्हें ये काम देने में सफल नहीं रहती तो उन्हें अलाउंस देने होंगे, भत्ते देने होंगे या मनी देनी होगी। The type of work that would in future help to increase the production from the land will given the preference under the act। और इस एक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है कि जैसे जैसे लैंड में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे कामों को भी। तो अब जो है हम
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन बाय। होपफुली आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।